दोस्तों वेलकम है लाइव विद इन टॉक शो में। एंड आज के नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही एक खास टॉपिक हम लोगों ने आज चूज किया है, जो है हमारे पेरेंटिंग से रिलेटेड, पेरेंटिंग इन मॉडर्न एज बाय स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म द्वारा आधुनिक युग में अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि जो एक बच्चे के जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसकी सक्सेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हम आगे अपने बच्चों को एक नई जनरेशन को एक स्पिरिचुअल उसमें ढालकर उनको सक्सेस कर सकते हैं, उनको सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो अपने लाइफ के अंदर अनसक्सेस का, कोई फेलियर का फेस ना करें और अपने डिसीजन ले, अपने आप को जाने। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत मॉडर्न होते हैं। एक छोटा बच्चा भी एक मोबाइल को, उनके एप्लीकेशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, तो उनका माइंडसेट आज की डेट में बहुत शार्प होता है। तो इसी टॉपिक को लेकर कैसे हम स्पिरिचुअली अपने बच्चों को ग्रो करें, ताकि वो अपने लाइफ के जो चैलेंजेस को खुद इनिशिएट करे और खुद उसको फेस करे। तो इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए आज हमारे साथ हमारे टॉक शो में जुड़ रही हैं मिस नीरजा हांडा जी। शी इज द फाउंडर ऑफ हीलिंग हैंड्स, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की एक्सपर्ट हैं और रेडिकल हीलिंग में हैं, जो कि पीछे भी एक रेडिकल हीलिंग में उनके साथ हमारा एक शो था जो बहुत अच्छा गया था। और IMH BHA के सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और वो बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी हैं और बहुत सारे शो उनके ऑनलाइन हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं नीरजा हांडा मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इन टॉक शो में। थैंक यू सो मच लक्ष्मण। थैंक यू सो मच मैम। और सभी दर्शकों से हम कल के लिए माफी चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा ये शेड्यूल हमारा 17 तारीख का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि हम कल अपने शो को कैरी ऑन नहीं कर पाए। तो आज हम आपके साथ आए और जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आज आए हैं, अब तक हमारे को मिले हैं, वो हम इस शो में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस शो में ले रहे हैं। उनके आंसर हम लोग दे रहे हैं जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। उसके बाद हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या आप इसमें शो में पूछना चाहते हैं नीरजा मैम से, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। और हमारे शो को प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, आप कमेंट्स करें, अपने फीडबैक दें, आपके फीडबैक हमारे बहुत वैल्यूबल है। तो नीरजा मैम, काफी टाइम से आप कर रहे हैं और आई एम श्योर कि आपका रिसेंटली एक वर्कशॉप भी आप पेंटिंग के ऊपर करने वाले हैं। और स्पिरिचुअल को आप कैसे देखती हैं, पहले तो मैं वो जानना चाहूंगा आपसे कि जो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग को लेकर आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और काफी वर्कशॉप्स, और आप मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को स्पिरिचुअल उसमें, तो उससे आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं। तो कहाँ से शुरू करूं लक्ष्मण? स्पिरिचुअलिटी से शुरू करते हैं, फिर जी, पेरेंटिंग की स्पिरिचुअलिटी। बात करें। जी 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 जी। तो लेट्स अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मिथ है या लोगों का ये सोचना है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स समथिंग टू डू विद गॉड एंड समथिंग टू डू विद रिलीजन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। हमारी एग्जिस्टेंस जो है ह्यूमन बीइंग की, वो तीन चीजों के ऊपर होती है, माइंड, सोल एंड बॉडी। जब तक ये तीन चीजें हैं हमारी एग्जिस्टेंस है। इनमें से एक भी चीज अपनी जगह से चली जाती है तो हम ह्यूमन होना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग द सोल गोज अवे एंड द माइंड इज लेफ्ट बिहाइंड, वी कॉल व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड सॉरी when the soul goes away and the body is left behind along with the mind, we say कि सोल चली गई है, यानी कि केवल बॉडी रह गई है, जिसे कि हम लोग डेड बॉडी कहते हैं, राइट? सो अगर सोल नहीं है तो वी कॉल इट डेड बॉडी। कभी कभी हमारे अंदर से सोल यही रहती है, माइंड चला जाता है, और जो चूंकि सोल है इसलिए बॉडी ब्रीथ कर रही है, पर माइंड हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को कोमेटोस या कोमा कहते हैं, जिसमें आप सांस लेते हैं, जिसमें आपके शरीर की धड़कनें चल रही हैं, पर आपके पास वो माइंड नहीं है, वो थॉट नहीं है, और फिर इस वजह से मोस्टली इमोशंस भी नहीं होते हैं। अगर आपके अंदर से, आपकी एग्जिस्टेंस से हम केवल बॉडी को हटा दें, तो जो माइंड और सोल का कॉम्बो बच जाता है उसको हम स्पिरिट कहते हैं। एंड द नॉलेज ऑफ स्पिरिट इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी। यानी कि
अगर आप अपनी सोल के बारे में जानते हैं और आप अपनी माइंड के बारे में भी जानते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। दैट्स ऑल। अब जित होता क्या है लक्ष्मण, सोल इज अ वेरी प्योर एंड पायस थिंग। हम सबकी सोल एक सी है। मैं, तुम, उसामा बिन लादेन, जॉर्ज बुश, मोदी, इन सब की सोल इज इक्वली गुड एंड प्योर। फर्क कहाँ है? हमारे माइंड में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे बिलीफ सिस्टम्स में, हमारे संस्कारों में। ये मुझे और तुम्हें भिन्न बनाता है। I am different than you just because my thought process, my belief systems are different. Okay? Which means अगर हमको स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना है और सोल तो पायस और प्योर है, तो फिर हमें किस पे अब फोकस करना है अपनी स्पिरिचुअलिटी को बेहतर बनाने के लिए? माइंड। ओनली माइंड इज लेफ्ट नाउ। ऑलराइट? तो क्योंकि अब केवल माइंड रह गया है, तो देयरफॉर चाहे वो माइंडफुल पेरेंटिंग हो, माइंडफुल लिविंग हो, माइंडफुल रिलेशनशिप हो, everything becomes very good. Mindful eating, they say we should have food, mindful eating, mindful talking, mindful behavior, everything should be mindful. Why? Because mind is the most important thing to make us spiritual. So spirituality has nothing to do whatsoever with religion. You can be very ritual. Yes. If you are a religious person, you may be very ritual, but not necessary that you are very spiritual. Spiritual is has to in the ritual, unless you add spirit, which is the study of mind and soul together, you cannot be spiritual. So spirituality is study of mind and soul together. Right. जहाँ बॉडी का कोई काम नहीं है. Right, very truly said, ma'am. Thank you so much, Yeah. nicely explaining everything. So, अब हम we start the questions. तो काफी हमारे जो audience है wait कर रही हैं. So, Sure. how does the spirituality help in parenting? एक question हमारे पास आया है. Yeah. So I'm just So, flashing the question so that audience yeah. can see the So, questions which I have taken. all right. How does spirituality help in parenting? I think that is your question. Yeah. As I said, if you understand what is spirituality, then you will also understand if the parenting is mindful, which means through the mind to the mind. If that type of parenting is there, then this is a spiritual parenting. Where what is my mind, I'm aware of it. Why my mind Right. is thinking the particular way, I am aware of it. I have a knowledge of it. Why my mind has given instructions to my brain to behave in a particular way, I am aware of it. So I am aware of my mind completely and totally. And also, I am aware what is the mind of a child. What is his age? At what age? What is the development of his mind? उसका कितना conscious mind develop हुआ है, कितना subconscious mind हुआ है, किस एज में उसके subconscious mind की क्या strength है, क्या weakness है, उसका क्या चीज उस पर्टिकुलर एज पे उसकी कौन सी चीज प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही हैं, और हमें उन्हीं प्रॉपर्टीज पे फोकस करके जब हम बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं, रेज करते हैं, तो उसे माइंडफुल पेरेंटिंग कहते हैं। पर उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, अपने माइंड की भी और अपने बच्चों के माइंड की भी। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि अपने माइंड के हिसाब से बच्चों के माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं and then they start handling them. This is where we go wrong. So this is how spirituality helps. It helps us to help our child. We raise our child through his mind and his soul, both. That's spirituality in parenting. And thank you, ma'am. The next question is, what are the spiritual needs of a child? Very, very interesting thing, Lakshman. You know what? A child is born complete, whole. It has no need.
It has only one need when a child is born, and that need is of surviving, and that is it, period. Now, whatever the need comes over the rest of his life, even when now, if I look at myself, whatever is my need is dependent on my survival. Ultimately, I'm thinking of surviving. तो हर एक एज में सर्वाइविंग के लिए नीड अलग हो जाती है. सो जब मैं पैदा हुई हूं, आई एम एन इन्फेंट, आई ओनली हैव वन नीड, एंड द नीड इज माय मदर. दैट्स माय यूनिवर्स. सो शी विल फीड मी. When I'm wet, she will dry me. She will make me sleep when I need. उसकी बस इतनी जरूरत है. उसके माइंड की भी इतनी जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर सर्वाइवल के लिए इतनी जरूरत है. पर क्या एक 5 साल के बच्चे की भी यही 3 चीजों की नीड रह जाएगी? नहीं, उसकी फिर नीड बदल जाएगी. उसको सर्वाइव करने के लिए मूवमेंट चाहिए होगी, क्योंकि नाउ ही इज रेडी टू मूव. उसकी विल पावर डेवलप अगर हो रही है 5 साल के बच्चे की, तो अब उसको सरवाइव करने के लिए सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए होगा. तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, सर्वाइवल के लिए हमारी नीड बदलती जाती है. कोई एक नीड नहीं रहती है. सो चाइल्ड इज बोर्न कंप्लीट, उसकी कोई नीड ही नहीं होती है. धीरे धीरे हम अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से, सोशल स्टैंडिंग के हिसाब से, इकोनॉमिकल स्टैंडिंग के हिसाब से, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, उसके अंदर डिफरेंट नीड्स पैदा करते जाते हैं और उसको सिखाते हैं तेरे को सरवाइव करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होगी. अदरवाइज चाइल्ड इज फाइन. He is born spiritual because he is complete. Spirituality की जरूरत तो हमें होती है, बच्चों को नहीं होती है. Very true, ma'am. Very true. Next question: how do you teach children spiritually? आप spiritually अपने children को कैसे वो करें, सिखाएं? So my first question is why one needs to be spiritual. You tell me, Lakshman, why do we need to be spiritual, or why do we need to have something in our life? Anything in life. Why do we need? What do you think can be the answer? हाँ, आज लक्ष्मण पकड़ा गया. मैं पकड़ा गया, सही कह रहे मैम, क्योंकि मैं आपकी तरह एक्सपर्ट तो नहीं हूँ. So, एक आम आदमी की बताऊं. जी, मेरा यही कहना है कि जो अगर बिगिनिंग से ही आप स्पिरिचुअल, अगर जैसे को बीज होते हैं, जो पौधा जब छोटे से ग्रो होता है, धीरे धीरे उसका बढ़ते पेड़ होता है, तो ऐसे ही अगर स्टार्टिंग से अगर वो चीज को स्पिरिचुअलिटी अगर एक बच्चे में इनिशियल स्टेज पर आप उनको एजुकेट करते हैं, तो आई एम श्योर कि वो जब बड़ा होता है तो वो अपने अपने एक परिपक्व हो जाता है, एक स्ट्रेंथन हो जाता है उस चीज में. जैसे आज की डेट में लोग स्पिरिचुअल उसको लोग ढूंढते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं और इधर उधर भागते हैं, तो शायद उन चीजों को उस एज में ही डेवलप करने के बाद वो अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस करते हैं इजीली, और दे कैन हैंडल बेटर इन अ बेटर वे. दैट इज व्हिच and why there is a need for us to handle everything so beautifully or nicely? Because of the very simple reason, the only thing we are looking for is happiness in life, happiness and joy. Anything you want in life, anything you think about, ultimately, because that is going to give you joy and happiness. If that thing cannot give you joy and happiness, you will never want it, you will never need it, you will never desire it. Ultimately, everything we need is to get the happiness and joy. Now, when a child is born, so just imagine a 1-year-old child. What is his need? Nothing. He is joyful otherwise also. आप उसको एक कटोरी दे दीजिए और एक चम्मच दे दीजिए, छोटी सी टूटी हुई कटोरी और स्टील का टूटा हुआ चम्मच दे दीजिए, वो बच्चा उस कटोरी चम्मच को बजा के भी हंस लेगा, वो जॉय ढूंढ लेगा. He'll be happy. उसकी जरूरत ही नहीं है उसको हैप्पी होने की, क्योंकि वो born happy होता है. Every soul comes on the earth born happy. He is already joyful. Right. प्रॉब्लम कहाँ है? जॉय किसके पास नहीं है? हम बड़ों के पास नहीं है, और हम ढूंढ एवरीथिंग दैट वी वांट इन लाइफ इज टू मेक अस जॉयफुल. तो भाई मुझे सिर्फ ये बताना पड़ेगा आपको कि किसको किसे क्या सिखाना है. हमें बच्चों से जॉयफुल होना सीखना है,
या बच्चों को सिखाना है हाउ टू बी जॉयफुल, वो तो वैसे ही जॉयफुल है, हमें सीखना है उनसे कैसे छोटी सी चीज से भी वो जॉयफुल हो जाते हैं, True. राइट? हैप्पीनेस कैसी लेनी है तो दे चिल्ड्रंस टीच अस. Yeah, they are the one who can teach us spirituality. Right. We can't teach them. Very true. Their soul is pure, their soul is pious, and their mind has absolutely no inhibitions. बच्चे को रोना आएगा वो रोएगा, वो कभी भी अपना रोना इनहिबिट नहीं करेगा। हम सिखाते हैं उसको इस समय रोने की जरूरत नहीं है, जोर की मत रो, धीरे रो, इसमें रोने की क्या बात है। हम उसका इनहिबिशन सिखाते हैं, उसको इमोशन को इनहिबिट करना। हम सिखाते हैं उसको कि कब हंसो कब नहीं हंसो, इसमें हंसने की क्या बात है, यू नो। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, बच्चे जॉयफुल हैं, हम उनको जॉयफुल से दूर ले जा रहे हैं अपनी इनहिबिशंस डाल के। तो मेरे ख्याल से लक्ष्मण, अगर स्पिरिचुअलिटी कोई सिखा सकता है हमें, तो वो बच्चे हमें सिखा सकते हैं। हम बच्चों को कभी नहीं सिखा सकते, हम खुद ही नहीं है स्पिरिचुअल, हम क्या सिखाएंगे। जब हम जॉयफुल ही नहीं है, जब हम हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम तो बच्चों को स्ट्रेस ही सिखा सकते हैं। दैट्स व्हाट वी नो। जी. या लेकिन हम बच्चों को टीच करते हैं कि आप ये करो, आप वो मत करो, ऐसा करो, वैसे करो, हम अच्छा, सेक्शन में डालते हैं। Yeah, and the best part is Lakshman, then we say हमने जो जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, सफर किया, वो तुम मत करना, और सिखाते वही है जो हमने किया है। तो जब हमने जो किया उससे तुम सफर कर रहे हैं, सो हम चाहते नहीं मैं सफर करें, बट प्लीज हमें फॉलो करो। हाँ, so what a wrong model we give them to follow. That's my point. True. Yeah, Wonderful. we don't need to teach them spirituality. They are spiritual, born spiritual. That's wonderful. लेकिन आई बिलीव कि कुछ एजुकेशन जो है उनको उसके बारे में, उस बिलीफ के बारे में या उस स्ट्रेंथ के बारे में, सो दैट कि वो जो उनकी जो इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, उसको डेवलप करने के लिए दे नीड सम गाइडेंस, दे नीड सम एजुकेशन फॉर टू डेवलप दैट स्किल्स एक्चुअली, क्योंकि वो स्किल्स डेवलप। जी जी, we can guide them, we cannot teach them spirituality. Exactly. Not. चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मैम। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग? What is the essentials of spiritual parenting? Essentials of spiritual parenting is, please allow your child to be. If we allow our child to be what he is, and we don't try to make a tailor-made child, मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए, धीरे बोलता हो, साइंस में बहुत अच्छा हो, इंग्लिश तो फाड़ फाड़ बोले, जब भी कोई घर में आए उसको रिस्पेक्ट करे। हमें टेलर मेड चिल्ड्रन चाहिए होते हैं। अगर हम बच्चों को टेलर मेड बनाना बंद कर दें, तो हमारे हिसाब से दैट्स द ओनली थिंग दैट इज एसेंशियल फॉर अस as parents. I'm not saying we have no duties. Yes, we have duties as parents, but as parents our first duty is whatever my child has come to become, we make it easier for him to become that. That is the most important thing when we talk about spiritual parenting. I am not saying that don't do anything to your child. I'm saying just create an environment that the child can learn on its own, and then it will learn what is his life path. Definitely. Instead of trying to learn what is my life path. Yeah, beautifully said, ma'am. But when you will create that atmosphere, child will automatically learn. And he will learn what he's going to learn. रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है कि ये चीज है वो चीज है, तो once we will give the environment, तो definitely you will learn. Exactly. Correctly said. Yeah. So लक्ष्मण, अगर फूल निकलता है तो माली कभी भी फूल की डायरेक्शन नहीं चेंज करता है। कभी भी वो ये नहीं कहेगा इधर से इसको बांध देता हूँ, ये इस तरफ देखेगा, ये उस तरफ देखेगा, फूल नहीं। वो सिर्फ उसको खाद देता है, सही समय पे पानी देता है, क्योंकि उसको नॉलेज है, अवेयरनेस है उस फूल को, उस पेड़ को देखने की। सही समय पे जितना सन की जरूरत है दी, नहीं तो सन से उठा के उसको शेड में रख दिया, अपने आप फूल खिलते हैं। हम फूल खिला नहीं सकते। So अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। How does one should introduce their children to God? Yeah. So you know what? Can I rephrase this question and you will get the answer? Can I rephrase, please? So the question is, what you're trying to ask me is, ma'am, how can we introduce God to God?
Isn't that answer enough? Yeah. Right? What is God? There is a reason why we say that all kids are God, because they have a mind which is unpolluted. देखिए, आप हैं, मान लीजिए आपका बच्चा है और आपका भाई है, ठीक है? बच्चे को इससे फर्क नहीं पड़ता ये फादर है या चाचा है, दोनों प्यार करते हैं, वो दोनों से प्यार लेता है और देता भी है। जी, जी, अब एक दिन चाचा ने डांट दिया, तो आपकी वाइफ ने आके बच्चे से बोला आगे से चाचा के पास मत जाना, वो तुम्हें गुस्सा करते हैं। फादर ने गुस्सा किया तो कभी भी नहीं कहेगी कि पापा के पास मत जाना, वो आपको गुस्सा करते हैं। जिनसे तो क्या हुआ, पापा है तो है, गुस्सा कर दिया तो क्या हुआ? तो पहली बार पापा में और चाचा में माँ ने या फादर ने या हम बड़ों ने, एडल्ट्स ने, ठीक है, हमने क्या किया, एक गॉड को धीरे से हिला के टच करके ह्यूमन बीइंग्स के उसमें खड़ा कर दिया। वो तो बच्चा गॉड है, उसके लिए तो अनकंडीशनल लव है, क्या पापा क्या चाचा क्या बुआ, ये तो हमने सिखाया उसको, ये बुआ है ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, ये पापा है ये तुम्हें कुछ कह सकती, मैं मम्मी हूं मैं तुम्हें कुछ कह सकती हूँ। तो हम लोग बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने की गॉड को जरूरत नहीं है, गॉड उनमें है, वो गॉड में है, दे आर इन वननेस, वो वहीं से तो आए हैं गॉड के पास से, तो उनको क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे? गॉड को भूल तो हम गए, वी हैव फॉरगॉटन गॉड। बच्चों को बोलो प्लीज हमें फिर से गॉड को इंट्रोड्यूस करा दो। राइट, है ना? तो हमें बच्चों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, rightly said, rightly said. So next question, ma'am, how can I be a mindful parent? हर बच्चे की सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के डेवलप की एक पर्टिकुलर एज होती है, उस एज में उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ उनकी वीकनेसेस होती हैं। अगर वो एज उनकी विदाउट एनी ट्रॉमा निकल जाती है तो जो स्ट्रेंथ होती है वो उन बच्चों को मिल जाती है। पर अगर उस पर्टिकुलर एज में उनके पास कोई ट्रॉमा हो जाता है लाइफ में, जो उनके लिए ट्रॉमा है, आपके लिए हो या नहीं हो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे ट्रॉमास और उनके ट्रॉमास अलग है। उनकी तो एक पेंसिल खो जाएगी तो शायद उनके लिए वो भी ट्रॉमा है, हमारे लिए नहीं है ना? सो अगर उस पर्टिकुलर एज में बच्चे के लाइफ में कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से बच्चे की वो स्ट्रेंथ नहीं बनती है बल्कि वीकनेस आती है। आई गिव एन एग्जांपल, व्हेन अ चाइल्ड इज 2 to 4 years old, उसकी डेवलपमेंट क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, पावर क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, टू लर्न, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। ऑलराइट, नाउ फॉर सर्टेन रीजंस, if there is a dysfunctional family or the parents are not happy and they are fighting at that time, so जिस समय बच्चे की विल पावर को डेवलप होना है वो तो ट्रॉमा में है, उसका पूरा फोकस ये सर्वाइवल पे है कि मैं इस फाइट को कैसे सर्वाइव कर जाऊं, तो उसका फोकस उसकी विल पावर पे नहीं है, उसका फोकस इसके सेल्फ कंट्रोल पे भी नहीं है। इसीलिए आप देखिए 1.5-2 साल के जब बच्चे होते हैं तब हम उनको टॉयलेट ट्रेन करना सिखाते हैं, शुरू करते हैं। Why? Because now it is their strength, they can learn it. You don't teach a 2 months old child how to do the toilet, you don't teach them toilet training. Why? Because self control नहीं है। तो हर चीज को सिखाना जरूरी है सही एज पे। अब ये बच्चा जिसकी एज के 2 से 4 की एज में ट्रॉमा है, डिसफंक्शनैलिटी फैमिली में, ये इफेक्ट कब दिखाएगा? हमें कब पता चलेगा कि ओह गॉड इसका तो ट्रॉमेटाइज्ड ये एज थी? जब वो 30 साल का होगा, 25 साल का होगा, 20 साल का होगा, एक एडल्ट हो जाएगा, उस समय वो आके कहेगा मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, मेरा अपने ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, तब वो बच्चा ये बोलना शुरू करेगा। तब हमें पता चलेगा कि वो जो 2 से 4 साल के टाइम में जो बच्चे के संग प्रॉब्लम आई थी उसका इफेक्ट हमें 20 साल में, जब वो उसे एडिक्शंस होंगी और वो चाहेगा कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, चाहेगा कि मैं ड्रिंक करना छोड़ दूं, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, उसका विल पावर स्ट्रांग नहीं है,
तब हमें पता चलता है कि बच्चे का वो टाइम में करना चाहिए था, लुक आफ्टर करना था। अगर आपको ये नॉलेज है कि किस एज में किस बच्चे की या कौन सी एज में एक बच्चे का पोटेंशियल क्या है, अगर आपको इस नॉलेज है और आप इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जब आप बच्चे को पाल रहे हैं, तो ये माइंडफुल पेरेंटिंग है। आपको बच्चे के माइंड की नॉलेज है और आपको अपने माइंड की नॉलेज है। मान लीजिए एक बच्चा जो है उसने आपका बिस्तर गंदा कर दिया और आप बड़ी जोर की चिल्लाए, इरिटेट हो गए। बच्चा है वो तो गंदा करेगा, उसका काम है। बट अगर आप देन इमीडिएटली यू से व्हाई आई हैव शाउट व्हाई हैव शाउटेड लाइक दिस, मैं तो चिल्लाई क्यों इतनी सी बात पे, घर का बिस्तर ही तो गंदा किया, उठा के चादर धो दूंगी। लेकिन क्यों आप चिल्लाएंगे? उस एक आपके ऊपर कोई चिल्लाया, आपका एक इनर चाइल्ड है, ये आपका इशू है। जैसे ही बच्चे ने वो बिस्तर का हिस्सा गंदा किया, आपका वो बच्चा जिसको डांट पड़ी थी, आप पर कोई चिल्लाया था, वो बच्चा ट्रिगर हो गया और आपने भी पलट के अपने बच्चे पे चिल्ला दिया। अगर आपको ये नॉलेज है तो जैसे ही आप बच्चे पे चिल्लाएंगे, इमीडिएटली यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई आई एम डूइंग इट, एंड द मोमेंट यू कैन गो बैक टू द कॉज why it happened and you heal yourself, next time you will not shout on your child for that small little thing. And that's mindful parenting, and that's what we teach when we do the workshops on spiritual parenting or mindful parenting. Nicely, ma'am. You have explained very in details and very nicely. You are explaining all the questions, Ravi. Thank you so much. And we'll just move forward to the next question. What is mindfulness in a child development? Same thing. I think the answer for both of them is the same. Mindfulness is that if a child's exact when we are raising a child, his development is exactly according to his age. That is mindfulness. अगर एक 4 साल के बच्चे का फादर ड्रिंक करके आता है और अपनी वाइफ को पीटता है, तो बच्चा वायलेंस देख रहा है, ये उसकी डेवलपमेंट इस एज में नहीं होनी चाहिए थी। ये एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं आनी चाहिए इस एज में, क्योंकि अगर इस एज में वो इस तरह के वायलेंस को एक्सेप्ट कर रहा है, ये बच्चे लूजर बन जाएंगे बड़े होके। उस समय जरूरी नहीं है। Maybe when he's 13, 14, 15 and he sees a violence and he understands it, it's a different story, but not at that age. So right development should happen at the right age. That's mindfulness. Okay, that's wonderful, ma'am. How to teach a child to focus? Important thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में आजकल जिस हिसाब से बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, पबजी हो गया या कोई और गेम हो गई या मोबाइल पे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, तो उनका आई थिंक जो डाइवर्जन है वो काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया है अभी, और वहां फोकस करना उनके लिए एक बहुत चैलेंज है, पेरेंट के लिए भी और खुद उनके लिए, बच्चों के लिए भी। आई थिंक ये आंसर आपके लिए, आपका ये आंसर बहुत बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। बच्चों को नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को हेल्प करेगा। मेरे सारे आंसर्स पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरे हिसाब से बच्चों में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका सारा अटैक पेरेंट्स पर ये। It is very unfortunate that all kids are identified patients, but they don't need therapy. They are actually not the cause. The cause are always the family environment, which creates a child which comes in front of us as an identified patient. Okay. This is important, and I want all the parents to understand it, because this is a biggest issue that clients come to us with their children, is their electronic addictions and short span of concentration. Very short span. They don't focus. Of course, we are responsible for it. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, तो हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं, हम उसको टीवी के आगे बैठा देते हैं, मोबाइल फोन दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं। अब बच्चा का ध्यान गेम में चला गया। जैसे ही बच्चे टीवी को या फोन को देखते हैं, उनका क्रिटिकल फिल्टर टूट जाता है और वो ट्रांस में चले जाते हैं। और वंस दे आर इन ट्रांस, दे डू नॉट
talk about their liking and disliking, because then they are in trance, and whatever is happening on the TV or the phone, they watch that. In the bargain, if now you give them food in their mouth, they will eat it without seeing, without knowing what are they eating, which means they are not having a mindful eating. हम माए सोचती हैं कि वाओ, मैंने अपने बच्चे को कितना न्यूट्रिशियस फूड खिला दिया, आज मैंने अपने बच्चे को करेले का जूस पिला दिया टीवी दिखा के। हमें लगता है कि करेले का जूस इज वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी गुड, तो बच्चे ने ले लिया, और एनी फूड फॉर दैट मैटर। आई एम जस्ट गिविंग द वर्स्ट एग्जांपल। What we do not understand at that moment is कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बच्चे के अंदर नहीं गई है, क्योंकि माइंड ने रजिस्टर ही नहीं किया है। माइंड कहाँ है? टीवी पे है। So this is how what we do. Now, when a child is watching a TV, supposing आपने कार्टून लगा दिया, आपको लगा it is very good for my child, but just see how good it is. कार्टून में एक उंगली यहाँ से हिल के यहाँ तक गई. How many frames you have to create to have so many, just this much movement? Sometimes 100. Right? Now each frame has multiple number of pixels in it, which means when the finger moves from here to here, so many frames have changed and so many number of pixels, multi-pixels have gone inside you. And then the child gets used to, so probably the child gets used to of watching 10 frames in 5 minutes. That is now his capacity. अब जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं और किताब लेके बैठते हैं, वो किताब में उसको एक पेज को पढ़ने में अगर आधा घंटा लगता है, तो उस आधे घंटे में 10 बार हिलेगा वो बच्चा, क्योंकि उसको चेंज ऑफ फ्रेम चाहिए। वो आधे घंटे नहीं बैठ सकता है, उसको हर 5 मिनट में चेंज ऑफ फ्रेम चाहिए। तो कभी पेंसिल गिरा देगा, फिर पेंसिल उठाएगा, चेंज ऑफ फ्रेम। माँ पढ़ा रही है, माँ को देखी, मम्मी आपकी बिंदी अच्छी लग रही है, चेंज ऑफ फ्रेम। अब मुझे प्यास लग रही है, चेंज ऑफ फ्रेम। सो उसका जो कंसंट्रेशन का स्पैन है वो बहुत छोटा, 5 मिनट का रह जाता है। एंड हम लोग कहते हैं ये 2 मिनट के, देखो जरा सा भी फोकस नहीं करता है। वो आज इसलिए फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि कल आपने नहीं करने दिया था। So audio video system of teaching kids is very good because they see everything visually from the eyes. बट इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, इसको हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर इसलिए ऑडियो वीडियो से पढ़ाना, क्योंकि इस समय की स्थिति के लिए कंपल्सरी हो गया है घर में बैठ के, तो मेरी तो सजेशन गवर्नमेंट को भी और सब लोगों को यही है, भाई माँ बाप को पढ़ा दो और देन टेल द पेरेंट्स इस तरह से घर में किताब से पढ़ाओ। पेरेंटिंग की भी एक क्लासेस और कोर्स होना चाहिए। So I just पहले पेरेंटिंग का कोर्स करिए। Exactly, absolutely, you should, and that is what is happening, Lakshman. All the psychologists at this moment, all the pediatrics, all the doctors, all this therapists, they are all working hard day and night in teaching parents what is the right way to handle the child. This is why the whole world universe is trying to teach us what is to do be done. Yeah. अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एक अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ, and I appreciate the fact that बिगनिंग से ही बच्चों को एजुकेट करना है। तो आई होप, व्हाट डू यू से अबाउट दैट पॉलिसी? No, I personally feel if this policy can be implemented faster, then it's a very good thing. We needed it. It's a very, very good step according to me. Point is, and what is better in that is when the government says, okay, for a small little child, not more than 1 hour in a day. For a little bigger child, not this much hours in a day, which is a very, very good policy. It was needed. Small little kids, but क्या होता है, पेरेंट्स को अपने और बहुत से काम करने हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को आफ्टर द क्लास इज ओवर, दे विल क्या, ओके नाउ यू कैन प्ले on the same
computer or on the same laptop, which means again too much of exposure to the movement of the frames, which is not good for them. And then we cannot complain my child is hyperactive. You are exposing him to such different frames in such a little time, so the child will become hyperactive. How can, and then what happens? They bring the child to a psychologist or psychiatrist, and then the psychiatrists have no idea parents are complaining, so they will give them a medicine to slow them down. But the point is, why did you start with it? Why would you start with it? No child is born hyperactive. It is the electronic addictions which are making these kids hyperactive, or whatever other issues are coming. Yeah. So we need to understand this. We need to understand how to help the child to focus is by removing all these apparatuses from them. The only one question that I can see, can I answer this? It is on the screen, or you have more questions? So looks like Lakshman's Lakshman, your screen is frozen probably. So let me answer this question which Nima Bhandari has written, and she has asked, can spirituality help in autistic child? Autistic children are very, very spiritual by nature. They are very, very special kids, and they are very close to God already. They are special kids. Who needs spirituality can help the parents. If the child is less than 8 years old, 7-year-old, उसका critical filter is not made, और उस समय अगर एक बच्चे के अंदर कोई issue है, कोई problem है, तो most of the time it is karmic for the parents, not the child. Child is cool, उससे नहीं फर्क पड़ रहा, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. इसलिए स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को या चाइल्ड को हैंडल करना और एक्सेप्ट करना डेफिनेटली सीख सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प द पेरेंट्स. पेरेंट्स को हेल्प हो जाएगी, पेरेंट्स एक्सेप्ट करना चाहेंगे, सीख जाएंगे, तो ऑटिस्टिक चाइल्ड जो है वो अपने आप हील हो जाएगा. Yeah, Lakshman, what happened? I can't hear you. I can't hear you. I'm audible, ma'am? I'm audible? Yeah, now you're audible. Yeah, now you are. This next question is, whatever you said, I didn't hear you. Whenever I'm out now, you don't please keep continue. You are on live, no problem. So okay, what age so is the? I did answer. Yeah, just a second. Yeah, I did answer Nima Bhandari's answer. Yeah, that's wonderful. The next question we have is what? Yeah, what age is the child most influenced? Every age. Every age. Every age. The moment,
So you have to understand, Lakshman, when a child is born, he has absolutely zero modern memory. Right. He has no conscious mind. He's born with the subconscious mind. Whatever you will feed at that time, he will understand it, he will accept it and create a file for it. He may not be able to analyze it or understand whether what it is. Every age is influencer. So at that age, he will be influenced by whatever parents say. इसके बाद next very influential life time comes when the child is in his puberty. Why? Because that is the time there are too many things happening to the child. The physical change is coming. Emotional is coming. When the child looks at a person of different sex, he is finding it very inquisitive. He is very curious about understanding his body and understanding the body of the other person also, because with them they have been playing from the childhood, but suddenly now they can see the difference. So there is message units going on there. And then that is the time when the parents start getting very much worried about their career. So, morning my mother is saying something, you become this. Father says, no, you become this. Come and look after my factory. Sister says, no, my brother is so beautiful, handsome. You become a hero. Goes to the friend and the friend says, yeah, you're very intelligent. Why don't you go for computers? Now, everybody is putting so many message units to the child that his critical filter is always broken. Critical filter is that part of the mind which filters the information, what to take and what not to take. But when there are so many message units, filter is broken and he takes in every single information, which means very easy time for him to be influenced by everyone. They love to be with their friends. This is the time, I must tell you people, this is the puberty time, or early adolescence is the age when they want to be with their friends, simply because they know my friend will not judge me. Because when they're growing, everything is becoming different. Their thoughts are becoming different. Their nature, their attitude, their behavior is now changing, which when parents do not understand, they start judging them. And kids do not like it. So they prefer to be with their friends of their age, because they know whatever right, wrong, good, bad, ugly I do, I will not be judged by them. And that's why they like to stay with their friends. So we have to be careful at this age a lot. Yeah. True. Yes. We have got a question from Mr. T. Bharadwaj. Madam, also explain parenting guidance about the children who have already developed anger issues. How can they be helped? So, sir, there is a therapeutic approach we use, which is known as inner child work, where we take the child back to that moment from where the anger started coming. Problem is this: when the parents are talking about a child's anger, and I ask them, so what about you as parents? Where have they learned this anger? When is it coming in them? Why is it coming? If we can understand that, and the anger will never come to the child, it is developed because of you. Please understand, children don't learn, they observe. The only way for the child to learn is through observation and identification. So if they understand that whatever I want in life, I can get it done through anger, that's what they will learn. I'm giving you a very small example, Mr. Bharadwaj. When a child does not eat food, what does the mother do? She forces the child to eat that food, which teaches a child that through the force, I can get done what I want to be done. I can achieve what I want to achieve through force. Now, these are the children, when they grow up, they use this force anywhere in the world, in every aspect of their life, to achieve what they want to achieve. And then we get very upset with the kids. Oh, he is such a bully. He has no respect for the women. Why? Because if you wants it, period. If you will not give her the company, I will take it from forcing you. So we are the one who expose our children to anger and force.
We are the one who learn and teach our children to enter in their boundaries forcefully. Right. Then we talk how to remove it. Simply, just work on your anger. Just take the anger away from his environment. If he will not see it every day, he will not practice it every day. Nobody can work on anybody's anger by showing him the anger. It will never happen. Forget it. Give them an environment without having anger in it. So nicely said, ma'am. I think Mr. Bharadwaj got his answer. फ्रेंड्स, दोस्तों, टॉक शो बहुत अच्छे उस पर चल रहा है. मैम बहुत नाइसली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं हर आंसर्स का. आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस शो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो का फायदा उठा सकें. जिस वंडरफुल टॉक और ये कॉमन टॉपिक्स और सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारे हर एक की लाइफ के साथ ये जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट. इसके बाद ये वीडियोस को भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. So please don't forget to like our page also. तो next उसमें मैम क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं. The next question is, what age can we teach a child to meditate? किस एज में बच्चे को मेडिटेशन का करना चाहिए बेसिकली? तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मेडिटेशन क्या है. मेडिटेशन है अपने कॉन्शियस माइंड से हटकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से जाना कि हम क्रिटिकल फिल्टर को बीच में टच नहीं करें. क्रिटिकल फिल्टर हमारा सारे इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करता है अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, सोशल स्टेटस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन. जब हम इसको ब्रेक कर देते हैं और स्ट्रेट अवे अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तो हम इसे मेडिटेशन कहते हैं और इसे हम थॉटलेस होना कहते हैं. 0 से 8 की एज तक बच्चों का क्रिटिकल फिल्टर कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, हो रहा होता है. चाइल्ड इज बोर्न विदाउट अ क्रिटिकल फिल्टर. So in any case, child is in a meditative state. It is already in the subconscious mind. 8 साल के तक, 8 से 10 तक इनका जो क्रिटिकल फिल्टर है कंप्लीटली तैयार हो जाता है. और इसीलिए 8 से 10 की एज में बच्चे कहना शुरू कर देते हैं, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, आप अच्छे हो, बुरे हो. वो जज करना शुरू कर देते हैं. वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, क्योंकि अभी उनके पास एक फिल्टर है जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जा रही है. सो 10 साल तक तो उनका क्रिटिकल फिल्टर बन जाता है. हम 10 साल के बाद डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं बच्चों को मेडिटेशन सिखाना. इनफैक्ट मेरा बस चले तो मैं कहूँ हर स्कूल में कंपल्सरी कर देना चाहिए बच्चों को. मेडिटेशन हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन. Meditation is going into your own subconscious mind. It has nothing to do with, so I cannot, with meditation, I cannot enter your subconscious mind. I'm entering my own subconscious mind. And therefore, it has nothing to do with any religion. And this is what we should teach our child. 10 ki age is good enough. Wonderful, ma'am. And next question, how do you explain religion to a child? क्यों सिखाएं? मेरा तो क्वेश्चन यही है, क्यों सिखाएं रिलीजन? आपका जो भी रिलीजन है, उसकी जो भी अच्छी बातें हैं, वो तो वैसे भी सबको सिखानी चाहिए ना. तो कई चीजें, हर रिलीजन में कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, हर रिलीजन के अच्छे पॉइंट सिखा दीजिए ना. जरूरी थोड़ी है उन अच्छे पॉइंट्स को किसी एक रिलीजन के नाम के नीचे देना. रिश्ते जब बहुत खूबसूरत होते हैं तो उनको नाम देने की जरूरत क्या है? सिर्फ उनको वो सिखाइए जो उनकी लाइफ में उनको डेवलप होने में मदद करे. हम सिर्फ ये कर सकते हैं, है ना. तो बट फिर भी अगर आप बच्चों को रिलीजन सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले सिखाइए सारे रिलीजन्स. उनको एक ही चीज एक्सप्लेन करिए, रिलीजन इज समथिंग विच शुड बी रिस्पेक्टेड, पीरियड, whoever religion it is. क्योंकि रिलीजन किसी का ओनरशिप नहीं है. राइट. मुझे किसी भी रिलीजन की कोई भी चीज अच्छी लग सकती है, आई विल टेक इट.
I was brought up, I mean, I have studied in a convent school. There are so many things in Christianity which I think are amazingly beautiful. I took it. My mother never ever stopped me. I used to go to the church. I used to take it from there. Then there are many things in Hinduism. I love it. I have taken many things I don't like of Hinduism. I don't even work on it. There are many things I don't like in Christianity. I will not take it. क्योंकि and ये नहीं है कि जिसे मैं कहती हूँ this is not a good thing, so I will not take it. It means it is not a good thing. I'm not saying that. That can be good for you. पर मेरा लाइफ का प्लान है, उसमें इसकी जरूरत नहीं है. शायद मेरा लाइफ का प्लान कुछ और है. तो हर बच्चे का सिस्टम में फिट नहीं बैठता. करेक्ट. हर बच्चे का एक लाइफ प्लान डिफरेंट होता है. और रिलीजन जो कलेक्टिव नॉलेज देता है, इंडिविजुअल बच्चे को नहीं कुछ वो देता है. हर बच्चे की जो नीड है, उसका जो लाइफ प्लान है, उसके हिसाब से जो चीज उसके किसी भी रिलीजन की हो, प्लीज सिखाइए. नाइसली. मिस्टर भारद्वाज आपको थैंक यू बोल रहे हैं. थैंक यू मिस्टर भारद्वाज. यू आर वेलकम. यू आर हैप्पी. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, इसी से रिलीजन से रिलेटेड ही है. हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड? हाँ बोलिए. हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड? So in religion influence a child the way our social status influence a child, the way our economics influence the child, because this is something the child is exposed to from the childhood, and now it is his belief system that this is the right thing. For example, अगर आपको लगता है कि आप सोशली एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर चोरी करना गलत बात है, इट इज अ सिन, ठीक है, तो आपने बच्चे को पहली बार देखा, वो स्कूल में किसी और बच्चे की पेंसिल लेके आएगा, आप उसी समय कहोगे डोंट डू दिस, दिस इज नॉट करेक्ट, ये चोरी है, इट्स अ सिन. ऑलराइट. देयर आर किड्स probably who is born in a family जहां पे प्रोफेशन ही स्टीलिंग है, तो क्या उस बच्चे के लिए भी चोरी करना सिन है? नहीं, उसके लिए बहुत प्लेजर वाली चीज है, क्योंकि उसको सिखाया ही यही गया है कि दिस इज द राइट थिंग. नाउ एक ही बच्चे दो अलग अलग सोसाइटी के जगह पे पैदा हुए हैं, अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, अपने सोशल एनवायरनमेंट से उनका बिलीफ सिस्टम बनता है. अगर आगे जाके आपका बच्चा चोरी करता है तो उसके अंदर गिल्ट आएगा, क्योंकि आप ही ने तो सिखाया कि ये चोरी करना पाप है, तो उसको गिल्ट आएगा. पर क्या दूसरे बच्चे को भी गिल्ट आएगा? नहीं. उसके लिए तो ये उसका प्रोफेशन है, ये इसको अचीवमेंट दिखेगी, उसके लिए तो ये प्लेजर है, उसके अंदर गिल्ट नहीं है, उसके अंदर इमोशन ऑफ प्लेजर आएगा. ठीक इसी तरह से जैसे हम लोग अपने सोशली डिफरेंट स्पेस होने की वजह से बच्चों को सिखाते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम बनाते हैं. जैसे आपने बिलीफ सिस्टम बनाया चोरी करना गलत बात है, उसने बिलीफ सिस्टम बनाया कि चोरी करने में ही बिजनेस अच्छा चलता है, तो ये बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट से आए. रिलीजन से भी वही एनवायरनमेंट में डिफरेंट चीजें हम सीखते हैं, हमें सिखाया जाएगा. जैसे हम अगर बच्चों के पेरेंट्स को मूर्ति की पूजा करते देखेंगे तो हमारे लिए वही सही है, और कभी भी आप उसको बोलिए बिना मूर्ति की पूजा करे तो परेशान हो जाएगा, मूर्ति तो है नहीं, हाउ डू आई प्रे, वेयर इज गॉड. बट अगर उस बच्चे ने बचपन से देखा है बिना मूर्ति की पूजा, अपने मन के अंदर पूजा करने की देखा है, तो उसको आगे आप मूर्ति रख देंगे तो कहेगा, उसका फोकस तो उसको मूर्ति को देखने में चला जाएगा, अरे कितनी सुंदर है, इसका रंग क्या है, इसने गहने क्या पहने हैं, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया वो. सो हर तरह का रिलीजन चाइल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वही उसका एनवायरनमेंट है. इसीलिए हमेशा हम बात करते हैं, अगर अपने बच्चे में कोई चेंज लाना है तो उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दो. जैसे मैंने अभी बताया, एंगर हटाना है तो एंगर का एनवायरनमेंट हटा दो जी, सिंपल. और एक क्वेश्चन अभी आया है मैम, उनका कहना है कि मेरा बच्चा दिल्ली में है, बॉम्बे से रिलेटेड है, वो बॉम्बे में रहते हैं, और कह रहे हैं मेरा बच्चा दिल्ली में है और वो एजुकेशन दिल्ली में ले रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक अलग उस पे माहौल में है वो,
और वो उनको चेंज करना चाहते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ दिल्ली में ही और यहीं पर स्टडी करने की जिद में अड़ा हुआ है। और जो या बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको वो कहीं शिफ्ट करके देहरादून या कहीं और जगह पर उनको एजुकेट करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उस चीज़ को हैंडल करें बच्चे को? सी ये बात तो तय है जो भी पेरेंट्स हैं कि बच्चा पहली बार जब दिल्ली आया तो अपने आप नहीं आया, ये आपका डिसीजन था, ठीक है। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहां पढ़ना लिखना हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ तो हुआ होगा आपकी लाइफ में जो डिसफंक्शनल होगा, जिसकी वजह से आपने बच्चे को दिल्ली भेज दिया। आई एम नॉट सेइंग द राइट डिसीजन और इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, बट इट वाज योर डिसीजन। अब वो नहीं, डिसीजन, बच्चे तो खैर एजुकेशन हर स्टेट में करते ही हैं। करेक्ट, हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। शायद मुंबई में तो वो एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल रहा था घर में जो उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, तो आपने उसको दिल्ली भेजा। अब जब आपने दिल्ली में भेजा तो उस बच्चे ने वो एनवायरनमेंट पिक किया जो उसको सही लगा। वो एनवायरनमेंट शायद आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी प्लानिंग से मैच नहीं करता। So now you want the shift the child to Dehradun, which means the child's mind will take it as a punishment. Every time, see, point is this कि अगर मैंने अपने बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाया और बच्चे को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा, who is at fault? The parents or the family environment is at fault. Who is suffering? The child. हम उसको बार बार उसके रूट्स से हटा रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को हटा रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से स्टेबल होता है, अपनी जगह बनाता है, अपनी पहचान बनाता है और उसको अब एक्सपीरियंस करता है, एंजॉय करने लगता है, वहां से हटा देते हैं उसको। हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट उसने पिक किया है वो एनवायरनमेंट आपके हिसाब से अच्छा नहीं हो, आपके समाज के हिसाब से भी अच्छा नहीं हो, और शायद वो मेरा बच्चा होता तो मुझे भी वो सही नहीं लगता। I am not denying that, but the point is this: when the child is born, उसको डेवलप होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए था आपने तब उसको नहीं दिया। अब आप बच्चे को बार बार बेघर मत करिए, अंडरस्टैंड करिए उस एनवायरनमेंट में बच्चे को मिल क्या रहा है और वो अपने एनवायरनमेंट में देना शुरू करिए ना। बुलाइए उसको मुंबई वापस या खुद आकर दिल्ली में रहिए और उस बच्चे को वो दीजिए जो वो ढूंढ रहा है। अगर उसको दोस्तों का ही साथ अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, चेक करिए। क्योंकि अगर आप आज की तारीख में आप कह सकते हैं अरे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, बच्चे ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, इसलिए उसको वो अच्छा लगता है। बट रिमेंबर, ड्रिंक कर रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो या वो स्मोक अप कर रहे हो, ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या करती हैं, आपका क्रिटिकल फिल्टर तोड़ देती हैं और आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती है। स्पिरिचुअलिटी यही करती है, ये हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाती है ताकि हमारा फिल्टर और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें डिस्टर्ब ना कर सके। ये वो बच्चे हैं, चाहे वो ड्रग्स में हो, अल्कोहल में हो, जो स्पिरिचुअलिटी में जाने की जल्दी में है, वो अपने भगवान को जानने की जल्दी में है। जैसे ही वो ड्रग्स लेते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। Why? Because now they are at peace, because they are inside their own self. हमने बच्चों को कभी अपने अंदर जाने की, देने की छूट ही नहीं रखी, उनको वक्त ही नहीं दिया कि वो अपने अंदर जाए और अपने को जाने। हम कॉन्स्टेंटली बाहर रखा उनको। कैसे बाहर रखा उनको अपने शरीर के? हम उनको कॉन्स्टेंटली बताते रहे ये करो ये करो ये करो ये करो, हम जज करते रहे। तो बच्चे ने कहा ठीक है, बाहर तो बहुत क्योस है। बेस्ट पार्ट ये कि पेरेंट्स के आपस में अपनी लाइफ में इतना क्योस है, तो जब इतना क्योस होगा तो बच्चा फट से अंदर चला जाएगा अपने। हाँ, उसको मेडिटेशन के थ्रू जाना नहीं आता, इसीलिए वो केमिकल्स को यूज करने लगा है। आप उनको वो एनवायरनमेंट दीजिए, आइए दिल्ली आके रहिए बच्चे के पास, उसको एनवायरनमेंट दीजिए ताकि वो आपके संग जब बैठे तो उतना ही सुकून पाए जितना सुकून वो अल्कोहल और ड्रग के बाद पाता है। धीरे धीरे, दैट्स द ओनली वे यू कैन ब्रिंग आउट योर चाइल्ड आउट ऑफ इट, अदरवाइज नो। If you don't give them the right environment and you want to put them in the rehabs or you want to put them with the doctors and you want them to become okay, it will never work. Never work. I have so many kids who come to me for their therapies and the parents bring them. I'm telling you, ultimately the parents have to change if you want your child back. अगर आप बच्चे को सोचते हो कि ये एक अच्छा बच्चा है,
क्योंकि वो आपकी हर बात मानता है, आपके सपने पूरे करने के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पे कर रहा है, और वही एक अच्छा बच्चा है, और तभी आप उसे जज करेंगे कि वो एक अच्छा बच्चा है, यू विल लूज योर चाइल्ड, डेफिनेटली यू विल लूज योर चाइल्ड। क्योंकि आपके सपने बनाने के लिए, पूरा करने के लिए वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसके अपने कुछ सपने, उसके अपनी सोल की जर्नी है। आप उसकी सोल की जर्नी को इतना ज्यादा ट्विस्ट करने लगते हो कि उसको डेस्टिनेशन अपने पे ले जाना लगते हो, दैट्स व्हेन यू लूज योर चाइल्ड। और ये तो आजकल के बच्चे न्यू कॉन्शियसनेस है, क्रिस्टलाइन बच्चे, क्रिस्टलाइन माइंड है इनका। राइट, वेरी सेड, या वेरी सेड। दे डोंट हैव हमारे अ साथ बेसिक। अमरीश सिंह जुड़े हुए हैं मैम। उनका एक क्वेश्चन है, हाँ, हाउ कैन मेक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। हाउ कैन दे मेक अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। अमरीश जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बच्चे को बनाना बंद कर दीजिए। हम टेलर मेड बच्चे क्यों बना रहे हैं? मत बनाइए, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड मत बनाइए। सारी उम्र पड़ी है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की। आज आप अपनी लाइफ को देखिए, लगे हुए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में, कभी बच्चों की, कभी वाइफ की, कभी समाज की, कभी बॉस की, कभी काम की। उसने भी तो यही करना आगे जाके। अभी से उसको रिस्पॉन्सिबल मत बनाइए, जब सही समय आएगा वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई और दिखाई नहीं जाती। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए, बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा और 100% रिस्पॉन्सिबल बनेगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा सामने एक मॉडल है जिसको वो फॉलो करेगा। पर अगर हम चाहें कि आप बच्चे को बना दें, प्लीज नो, डोंट मेक योर चाइल्ड, जस्ट एंजॉय योर चाइल्ड द वे ही इज। हाउ मच यू एंजॉय द चाइल्ड व्हाट द वे ही इज। चलिए वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ाई नहीं करता, वो खेल के खुश है, आप एंजॉय कर रहे हैं उसके गेम्स को, आप एंजॉय कर रहे हैं एक बच्चे के अल्हड़पन को। तो जब आप अल्हड़ बच्चे को नहीं एंजॉय कर सकते जो उसका नेचुरल सेल्फ है, तो आप रिस्पॉन्सिबल बच्चे को क्या एंजॉय करेंगे? जस्ट एंजॉय योर चाइल्ड, डोंट मेक द चाइल्ड। अपने टाइम पर Whatever you want your child to do, just do that, so that the child observes you and become that. Let the child become, don't make. Yeah. नाइस मैम। तो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझे, और जैसे जैसे ग्रो होगा उसका डेवलपमेंट, उसका सोशल मेंटल डेवलपमेंट जो होगा, उसके हिसाब से वो जो अपना चीजों को लेना शुरू करेगा। डेफिनेटली, या So I know some parents, lot of money, so they think their responsibility is to give food to the child, shelter to the child। बच्चे के सर पे छत होनी चाहिए, बच्चे को अच्छा खाने को दे दो, अच्छे स्कूल में पढ़ा दो, और वो भी कौन सा अच्छा स्कूल, वो नहीं जो बच्चा चाहता है, वो स्कूल जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो आपके स्टेटस से मैच करना चाहिए ना। राइट। और आप स्कूल में डालते हो, आप सोचते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल फादर या मदर हूँ। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बच्चा जो करने आया है, जो एंजॉय करता है, उसको जो एक सही एनवायरनमेंट दे ताकि वो लाइफ अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, वो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं। राइट। सो एक और क्वेश्चन आया है मैम, हमारी नई वॉच पार्टीज में और काफी सारे ग्रुप्स में शो चल रहा है, तो वहां से क्वेश्चंस और हम लोगों ने लिया है, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, तो जल्दी से क्वेश्चन और लेते हैं। चंदन सिंह है, आस्क जनरली अ चाइल्ड शुड बी ओपन minded in the classes, but he feels shame to ask any question to the teacher. How a parent can make the child frequent shameless? So generally ये जो बच्चे होते हैं, 6 to 12 की एज होती है जहां पे बच्चे ashamed फील करते हैं। 6 to 12 की एज होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, their desperate need is to be included by the peers, by the friends. डेस्परेट नीड होती है, एंड इसलिए वो हर वो काम करने को तैयार है जिससे कि उनके जो ग्रुप, जो लोग हैं उस स्कूल में, उसकी उम्र के जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। सो 6 से 12 साल की चाइल्ड की जो एज होती है, जनरली अगर वो उनकी बाउंड्रीज हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एज पेरेंट्स, या
प्रश्न पूछने पे हम उनको डांट देते क्योंकि बहुत क्यूरोसिटी की एज होती है, और क्यूरोसिटी हर चीज पे होती है। क्यूरोसिटी उनकी अपनी बॉडी की डेवलपमेंट को लेकर भी होती है। और अगर मान लीजिए, एंड देयरफॉर आप अक्सर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने जेनिटल्स को हमेशा टच करते रहते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हमने डांट दिया उसको, हटा हाथ वहां से, क्या हर समय वहां छूते रहते हो। द मोमेंट यू डिड इट, नाउ द चाइल्ड इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही फील्स व्हाट आई एम डूइंग इज समथिंग वेरी शेमफुल, और वी मेक फन ऑफ द किड्स in front of everyone, shameful, they will feel ashamed. First of all, ऐसा अगर आप नहीं चाहते हैं कि बच्चा आपका करे, तो घर में जब वो आपका क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, प्लीज एनकरेज हिम, चुप मत करवाइए, अरे क्या बेकार की क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये कोई उम्र है तुम्हारी ये क्वेश्चंस पूछने की, शट अप, अपने मैम से पूछना, मुझे नहीं पता। ये बहुत कॉमन आंसर्स हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, एंड दिस इज व्हाट टीचेस द चाइल्ड, asking a question in front of everyone, I will be judged. So there is a fear of being judged, there is a fear of being punishment, or there is a fear of being reprimanded, and that is why the child will not ask question in the class. But ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में उस बच्चे के संग घर पर ही हुआ है, इसीलिए वो इतना टीचर के सामने खुल के क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फियर तो है कि मुझे कोई जज करेगा, या मुझे लेबल कर देगा, या मुझे डांट देगा, या मेरा मजाक उड़ा देगा, देयरफॉर वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। I think next time every parent should be very careful when the children comes and ask any question. So they should be very polite and humble to give the answers and give the best solution for his questions. Yeah, so if you think the child is asking a question which is more than his age, then tell the child very clearly, I have the answer, but I will wait to answer you. जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा, तभी हम तुम्हें बताएंगे। हम ये इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम यूजलेस हो, छोटे हो, बेकार हो, तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, और उसको अच्छे से समझाइए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डॉटर and she asks you a question which you don't want to answer because you feel the child is not ready. So tell her, देखो मम्मी बड़ी है, एंड मैं क्योंकि बड़ी हूं, मैं केपेबल हूं चपाती बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं खाना भी बनाती हूँ और चपाती भी बनाती हूँ। तुम छोटी हो, तुम नहीं बनाती हो, बट यकीनन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें वो सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे कि तुम्हें ये खाना बना सकोगी। सिमिलरली, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, मम्मी बड़ी है, उसके पास आंसर है, पर तुम अभी उतनी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट नहीं हुई हो कि तुम ये समझ सको। सो हर चीज एज के संग आएगी। डेफिनेटली आई विल टेल यू व्हेन यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड इट। बच्चे को एग्जांपल दो, देखो जब तुम छोटी थी, प्रेप में थी, तो तुम्हें एबीसीडी आता था, डीओजी डॉग, सीएटी कैट नहीं आता था ना। फिर तुम बड़ी हुई, अब तुम्हें डॉग और कैट की स्पेलिंग आती है ना। फिर तुम और बड़ी हो गई, अब तुम्हें मैरिज की स्पेलिंग आती है, क्लासरूम की स्पेलिंग आती है। सो व्हेन वी ग्रो अप, इट इज easier for us to understand bigger things, new things. So when you will grow up, you will learn it. I will tell you, let the time come. But don't scold. इसमें एक चीज मैं ये भी समझता हूँ, जब भी जी हाँ, डिस्करेज डेफिनेटली डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और आपको सबसे बड़ी बात है कि कोई भी whenever any child asks any question, तो आपको डांटना नहीं चाहिए, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, सो दैट उसको मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सो दैट अगली बार वो क्वेश्चन आपसे या टीचर से किसी भी पूछने में उसको हेजिटेशन आ जाएगी। जहां उसकी हेजिटेशन आ गई तो उसकी लाइफ बहुत मिसरेबल हो जाएगी, वो हर जगह हर लेवल पर उस चीज को हो जाएगा। और वो मेरे ख्याल से यही इनका क्वेश्चन है, आई थिंक मिस्टर चंदन का। सो क्योंकि फिर वो हर चीज को अपने माइंड की कैपेसिटी की पोटेंशियल के हिसाब से समझने लगेगा। राइट, उतने नहीं आएगा ना आप उससे क्या। सो अमरीश जी का, जिनका आपने आंसर दिया था, ही इज आस्किंग थैंक यू सो मच। थैंक यू अमरीश जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो एंड यू आर गेटिंग द आंसर्स। और अच्छा मैम, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने बात करी आज पेरेंटिंग, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, चाइल्ड के बारे में, और आपकी एक वर्कशॉप भी होने वाली है रिसेंटली, आई थिंक 20th को एक वर्कशॉप होने वाली है। इसमें आप करने वाले हैं ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है। मैं बैनर आपका फ्लैश कर रहा हूँ यहाँ पर।
सो आप लोग फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैम को। उनकी पेरेंटिंग के ऊपर तो एक्सक्लूसिव वर्कशॉप होने वाली है। शी इज वेरी वेरी एक्सपर्ट। शी इज, आपको उनकी वर्कशॉप से बहुत अच्छा फायदा होगा डेफिनेटली, आई कैन अश्योर यू, बिकॉज आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड the way she teach you and this that is really amazing. We are flashing the number also. You can reach Dr. Kavita Bhargava ji on this number to join the workshops. आप उनके कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके आने वाले वर्कशॉप की में। 20 तारीख को आप 20th को आपका वर्कशॉप होने वाला है। आई थिंक जूम वेबिनार में आप ये शो करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या एक छोटा सा एक अगर आप इसका ब्रीफ छोटा सा यहाँ बताना चाहेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। So in this program of spiritual parenting, what we are going to do is we are going to introduce you parents with your own child. And हम ये इंट्रोडक्शन आपको आपके बच्चे को जानने की पूरा मौका देंगे। फिजिकल बॉडी से लेके इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, माइंड डेवलपमेंट, और माइंड डेवलपमेंट कॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस माइंड का एंड द सोल, कि बच्चों की किस तरह से डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट सोल जर्नीज होती हैं और वो अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए किस तरह से आते हैं। इसके अलावा हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बार ये बताने वाले हैं, जो कि अभी तक की किसी क्लास में हमने नहीं बताई है, इसकी आजकल के बच्चे जिसे हम न्यू कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये बच्चे पुरानी कॉन्शियसनेस यानी हमारी कॉन्शियसनेस से किस तरह से फर्क है, इनके डीएनए में फर्क आ रहा है, इनके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स में फर्क आ रहा है, और किस तरीके से ये कोई भी बात आप इससे करेंगे तो ये आजकल के बच्चे इस बात को किस तरह से समझेंगे, किस तरह से लेंगे। तो हम नई कॉन्शियसनेस के बच्चों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाते हैं। तो अगर आपके बच्चे 94 के बाद पैदा हुए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ किड्स टेकिंग बर्थ, रेनबो किड्स, क्रिस्टल किड्स, स्टार किड्स, एंड उन सबका सोचने का तरीका बेस फर्क है। एंड दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। अगर आप अपने बच्चे को जान जाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे बड़े होकर आपको जानेंगे। और अगर आप बच्चों को जान नहीं सकेंगे और अपने हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स आर रॉन्ग, वो अपने हिसाब से जैसे उनको पाला गया है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पालेंगे, वही संस्कार देना चाहेंगे, वही बिलीफ सिस्टम्स बनाना चाहेंगे। बट जबरदस्ती वो संस्कार और वो बिलीफ सिस्टम डालने से पहले मैं सिर्फ सब पेरेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार अपनी लाइफ की तरफ देखिए, कहाँ है ये लाइफ? क्या यही आप चाहते थे? क्या यही आपको मिला? तो आप जो चाहते थे अगर आपको नहीं मिला तो यही बिलीफ सिस्टम्स और यही तरीके जिससे आपको पाला गया है आपको बच्चों को पालने के लिए सही नहीं। और ये सारी चीजें हम अपनी इस वर्कशॉप में पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, किस एज में बच्चे की क्या डेवलपमेंट है, क्या उसका स्ट्रेंथ है। सारो एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताए हैं कि जिस 8 स्टेजेस में कौन सी चीज डेवलप होती है किस तरह से। उसने हमें 8 स्टेजेस बताए। हम सारे स्टेजेस की पोटेंशियल स्ट्रेंथ, पोटेंशियल वीकनेसेस और इफेक्ट किस एज में, इसका इफेक्ट किस एज में जाके देखने को मिलेगा और किस तरह से मिलेगा, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की इस क्लास में बताएंगे। दोस्तों आज पेरेंटिंग की वर्कशॉप का आपने एक टूर किया है और स्पिरिचुअल अपने चाइल्ड को लेकर, और सेम वे आपको अगर उसको एक एडवांस स्टेज में जाना है और आप उसको सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको नीरजा मैम की वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहिए। और चीज रियली अमेजिंग, जब आप वर्कशॉप करेंगे तो एंड ऑफ द टाइम डे आपको जो एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी रियली अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम एंड एजुकेट द लॉट ऑफ थिंग्स टू आवर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। एंड दोस्तों आपका लाइव रीडिंग शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम आपके लिए एक साथ नया शो लेकर आएंगे और और नई टॉपिक के साथ, नए उसके साथ हम लोग आपके साथ होंगे। आप हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें, क्योंकि इसमें वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो रियली बहुत अमेजिंग है। और थैंक यू सो मच एवरीवन टू शेयरिंग द क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स हम लोगों ने दिए हैं। आई होप यू पीपल आर सेटिस्फाइड, और नए टॉपिक के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए माँ का आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी।